नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। पूर्व में हमारी बात शिवाजी से संबंधित थी। शिवाजी और उनके प्रशासन को हम लोगों ने समझा था। अब शिवाजी के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारियों की शासन सत्ता को हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो शिवाजी ने हिंदू पदशाही की अवधारणा जो पहली बार लागू की, उसके बाद उनके जो आने वाले उत्तराधिकारी थे उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। इस क्रम में हम संभाजी को समझे थे, फिर राजा राम की बात किया था। राजा राम को हमने बताया था कि मराठा राज्य को बचाए रखने के लिए इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। साथ ही इन्हीं के समय जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगलों का आक्रमण भी होता है। फिर हम पाते हैं कि संभाजी की एक पत्नी है येसुबाई, और येसुबाई को क्या किया गया था, उनके अल्पवयस्क पुत्र साहू जी के साथ कैद कर लिया गया था। उनकी ओर से यानी कि येसुबाई की तरफ से हम देखते हैं कि राजा राम के कार्यकाल में येसुबाई के नेतृत्व में मराठे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको औरंगजेब के मृत्यु पर्यंत तक कैद रखा गया। ठीक है, येसुबाई को भी और उनके पुत्र साहू को भी। फिर जिंजी पर मुगलों के कब्जे के बाद राजा राम सतारा चला गया, यानी कि जिंजी पर मुगलों का कब्जा हुआ था। यह भी कल बात बताया था कि जिंजी पर मुगलों का कब्जा, ठीक है, जिंजी पर क्या किया गया, मुगलों का कब्जा हो गया और बाद में राजा राम सतारा चला गया, यानी कि सतारा को राजा राम ने अपनी नवीन राजधानी बनाया। नवीन राजधानी बनाया, ठीक है। अब यहां से हमें इतिहास का जो साक्ष्य पकड़ना है वो ताराबाई का पकड़ना है, यानी कि ताराबाई या कह लीजिए शिवाजी द्वितीय, ये जिसकी संरक्षिका थी उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, इसकी संरक्षक है। और इनके यानी कि शिवाजी द्वितीय के नाम से 1700 से 1707 तक ताराबाई ने शासन किया और संरक्षक बनी रही शिवाजी द्वितीय की। ठीक है, मराठा राज्य को एक नई शक्ति मिली यहां से। ठीक, चूंकि आपसी गृह क्लेश भी बहुत ज्यादा था शिवाजी के मरने के बाद। हम पाते हैं कि संभाजी की भी मृत्यु हो गई। राजा राम भी बहुत दिनों तक शासन सत्ता को संभाल नहीं पाया और 1700 तक आते आते हमें दिखाई पड़ता है कि ताराबाई नामक एक महिला जो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित करके उसका संरक्षक बन जाती है। ताराबाई मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला है या योग्य महिला थी। उनके नेतृत्व में मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि ही करती गई। यह देखा गया कि इनके नेतृत्व में मराठे दिनों दिन बढ़ते गए। ठीक, दूसरी चीज हम यह भी जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, फिर 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम बना और बहादुर शाह प्रथम ने सम्राट बनते ही एक चाल चली कि साहू जो पहले से कैद था उसको उसने आजाद कर दिया, यानी कि साहू जी को कैद से निकाल दिया। कैद से छूटने के बाद साहू और ताराबाई के मध्य एक युद्ध हो गया। इस युद्ध को कहते हैं खेड़ा का युद्ध। 1707 में साहू और ताराबाई के मध्य युद्ध हुआ, जो खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई को पराजित करके साहू मराठा छत्रपति बन गया। ठीक, तो ये थी ताराबाई की स्टोरी। ठीक है, जरा इसको हटाते हैं और ताराबाई पे आते हैं। ठीक है, कि ताराबाई की क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ, कार्यकाल यहां ध्यान रखिएगा 1700 से 1707, ये ठीक लिखा गया है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताराबाई कहते हैं सबसे पहली चीज कि जितने भी मराठा महिलाएं हुई हैं उनमें सर्वाधिक योग्य ताराबाई को माना जाता है। यह संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी, यह संरक्षक के रूप में थी। और संरक्षक किसका? शिवाजी द्वितीय। इनका अल्पवयस्क पुत्र है शिवाजी द्वितीय, इसी की संरक्षक थी। ठीक है, दूसरी चीज जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं ताराबाई मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला।
सर्वाधिक योग्य महिला थी। ठीक है, दूसरी चीज, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनके समय में इसलिए सर्वाधिक योग्य कहा गया क्योंकि इनके समय मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो यहां लिख लेंगे, इनके समय मराठा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बढ़ती गई, इसीलिए शायद इन्हें सबसे योग्य मराठा महिला करार दिया गया है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें और दिखाई पड़ती हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी समय बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है और शासक बनने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के बीच पुनः गृह युद्ध चालू कराने के लिए, यानी कि जो शक्ति ताराबाई के नेतृत्व में दिनों दिन आगे बढ़ रही थी उसे रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम के द्वारा एक चाल चला जाता है। और चाल क्या चलता है? चाल ये चलता है कि जो कैद में था, जो साहू येसुबाई के साथ पहले से कैद में था, उस साहू को आजाद कर दिया जाता है। तो यहां लिखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तथा बहादुर शाह प्रथम शासक बना। शासक बनने के साथ उसने मराठा साम्राज्य में कला को जन्म दिया। कला क्या था? उसने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। जब साहू को कैद से मुक्त कर दिया तो स्वाभाविक सी बात थी कि साहू अपने आप को रियल वारिस मानता था क्योंकि संभाजी का पुत्र था। ठीक, अब साहू कैद से मुक्त होने के साथ या छूटने के साथ ही साहू और ताराबाई के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। यहां लिखेंगे खेड़ा का युद्ध। सत्रह सौ सात में खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया। ताराबाई को पराजित कर दिया। ठीक है, अब पराजय जब हो गई तब यहां से अब जो नवीन अधिपति था वो मराठा छत्रपति के रूप में साहू जी बने। साहू जी का कार्यकाल 707 से 749 तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम साहू के बारे में समझना शुरू करते हैं कि साहू की क्या प्रमुख बातें हैं। ठीक है, इनको हटाते हैं, सीधा साहू जी पे आते हैं। ठीक है, साहू शाहू की क्या बात है? कहते हैं कि शासनकाल की विशेषता इनकी यह है कि इनके शासनकाल में पेशवा की शक्ति में वृद्धि हुई। कारण इन्हीं के समय हम पाएंगे कि पेशवा अब धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। यहीं से साहू के समय ही पेशवा कहते हैं कि छत्रपति बालक है, पेशवा संचालक है। तो यहीं से पेशवा अपनी मूल शक्ति को धारित करता हुआ नजर आएगा। 1708 ईस्वी में अपने सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कारते यानी कि सेना का व्यवस्थापक का पद प्रदान किया और 1713 में उसे पेशवा बना दिया। तो सबसे पहले शासनकाल की विशेषता, पहली विशेषता पेशवा की शक्ति में वृद्धि।
पेशवा की शक्ति में वृद्धि। ठीक है, पेशवा की शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि कैसे हुई? तो हम जानते हैं कि ये वृद्धि का कारण 1708 में सिंहासनारूढ़ होने के बाद या होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कार्ते का पद दे दिया। यानी कि पेशवा, यानी पेशवा कौन उस समय? तो कहे पहले पेशवा यानी बालाजी विश्वनाथ। सेना कार्ते, सेना कार्ते। अब सेना कार्ते शब्द जब आए तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है सेना का संरक्षक, सेना का संरक्षक। सेना कार्ते का पद दे दिया गया। ठीक, अब सेना कार्ते का पद मिला और 1713 तक आते आते उसे पेशवा का खिताब मिला। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया, पेशवा बना दिया गया। ठीक, अब सेना कार्ते का पद अभी कभी पूछता है कि किसके समय आया, तो किसके समय आया? साहू जी के समय। पहला सेना कार्ते का पद संभालने वाला व्यक्ति कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ। बाद में 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। एक व्यक्ति के पास इतनी सारी शक्तियां एक साथ आ गई। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद भी वंशानुगत हो गया। यानी यहां से यह पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, यहीं से यह पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमें और दिखाई देती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं भाई? जरा उनको भी समझ लें कि कौन सी ऐसी चीज है जो और इसमें हमें उद्वेलित करेगी या यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए होता क्या है कि बालाजी और उसके उत्तराधिकारियों के या बालाजी या उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। क्योंकि सेना कार्ते का पद जब दिया गया, यानी कि सेना को संरक्षक का पद जब दिया गया और साथ ही पेशवा ऑलरेडी बहुत बड़ी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था और सेना का भी पद दे दिया गया, यानी कि सेनापति वाला पद भी कहीं ना कहीं पेशवा ने अधिग्रहित करना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति में दोनों ही शक्तियां आ गई, अर्थ की भी शक्ति और सैन्य बल की भी शक्ति, दोनों आ गई। और यहां से इतिहास एक अलग होता है। यानी हम पाते हैं कि बालाजी और उसके उत्तराधिकारी, बालाजी और उसके जो उत्तराधिकारी हैं, ये वास्तविक शासक बन गए मराठा साम्राज्य के। साथ ही इसके बाद छत्रपति नामात्र का रह गया या नामात्र का शासक बनकर रह गया। तो लिख लेते हैं कि इसके बाद छत्रपति नाममात्र का शासक बन के रह गया। ठीक है, छत्रपति नाम मात्र का शासक बनकर रह गया। ठीक, अब यहां से हम पाते हैं कि अभी यहां पे कार्य हो ही रहा था, दूसरी तरफ हम पाते हैं कि दक्षिणी भाग में, यानी कि दक्षिण भाग में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के कोई पुत्र न होने पर भी ताराबाई द्वारा राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। ठीक, क्योंकि मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया था, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण का जो कमान था अभी भी ताराबाई के नेतृत्व में था। तो ताराबाई ने राजा राम द्वितीय को छत्रपति बना दिया, यानी राजा राम द्वितीय को कहा कि छत्रपति बनेगा। 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य एक संगोला की संधि हुई। ठीक, 1750 में। कब? 1750 में।
राजा राम। ठीक, 1750 में, ये शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को, या दिख रहा होगा, 1750 में राजा राम। ठीक है, तो राजा राम हम पाते हैं कि 1750 में राजा राम और बालाजी बाजीराव, यानी कि ये राजा राम जो है ये प्रथम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये राजा राम द्वितीय है, द्वितीय। वह बालाजी बाजीराव के मध्य एक संधि होती है। ठीक है, संधि क्या थी? अब ये बालाजी बाजीराव, आप सोच रहे हैं यहाँ बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र है बालाजी बाजीराव, और इतिहास में बालाजी बल्लाड़ के नाम से फेमस। लगभग 43 युद्ध, और एक भी युद्ध ये व्यक्ति हारा नहीं अपनी लाइफ में। ठीक, ये पहला मराठा पेशवा था जो दिल्ली तक अपनी आर्मी मात्र 300 सैनिक लेकर चढ़ आया था, क्योंकि मुगलों की वास्तविकता से भरपूर परिचित था और ये जानता था कि मुगलों को कैसे शिकस्त देना है। शिवाजी के बाद अभी आएंगे बालाजी विश्वनाथ में, तो वहां बताएंगे कि इनकी क्या खास बातें हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक वॉरियर के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, 1750 में राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य एक संधि हुई। कौन सी? संगोला की संधि, संगोला की संधि 1750 में। ठीक, अब इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संघ का वास्तविक प्रधान होगा। संधि के अनुसार पेशवा मराठा संघ का वास्तविक संचालक होगा, इस संधि में तय किया गया। ठीक है, चलिए अब यहां से हम पाते हैं कि साहू जी और राजा राम द्वितीय का जो क्लैश था यह भी लगभग समाप्त था। ठीक है, अब मराठों के जो वास्तविक जो संस्थापक थे मराठा शक्ति के, जरा उनको हम देखना शुरू करते हैं। यानी पेशवाओं का इतिहास, पेशवाओं का इतिहास किस तरीके का है जरा उसे समझने का प्रयास करते हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पहली चीज, बालाजी द्वितीय संस्थापक, ठीक है, वास्तविक द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मुगल सम्राट फारूक सियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं को इन्होंने अपना सहयोग भी दिया। इन्होंने अपना सहयोग सैयद बंधुओं को दिया। अब सैयद बंधु के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही, इनको ही इतिहास में किंग मेकर कहा गया, हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां, इस चीज से आप परिचित होंगे। ठीक है, तो मुगल सम्राट फारूक सियर को हटाने के लिए इन्होंने अपना सहयोग सैयद बंधुओं को दिया। सैयद बंधुओं को दिया। ठीक है, चलिए अब यहां से बालाजी विश्वनाथ को समझना
कि 1713 से 1720 तक साहू जी और राजा राम द्वितीय दोनों के कार्यकाल को देखा। बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा शक्ति का वास्तविक द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रथम संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, द्वितीय संस्थापक रूप में बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मुगल सम्राट फारूक सियर को हटाने के लिए इन्होंने अपना सहयोग किसको दिया? सैयद बंधुओं को दिया, ताकि उस घृणित कायर को क्या किया जाए? सत्ता से पदच्युत किया जा सके। अब जो रियल व्यक्ति है जहां से इनका इतिहास शुरू होता है, यानी बाजीराव प्रथम 1720 से 40। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के लिए, कहते हैं कि बाजीराव को दैवीय अवतार माना गया है। यदि कदे मराठा वृतांतों में इन्हें दैवीय अवतार के रूप में देखा गया। बालाजी विश्वनाथ का जो परचम था, उस परचम को पूरी तरीके से अटक से कटक तक लहराने वाला जो पेशवा था, जिसने अपनी भूमिका बनाई, यानी बाजीराव प्रथम, उनको समझ लेना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि बाजीराव प्रथम आखिर किस तरीके का पेशवा है या इसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ के साथ ये व्यक्ति जाति से ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, उसमें भी चित्पावन ब्राह्मण। कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ, जिनके चेहरे पर चित्पावन ब्राह्मणों का तेज और बुद्धि ऐसी कि किसी को भी नतमस्तक करा दे, ठीक इस तरीके का इनका वृतांत मिलता है। उसने, यानी कि बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था या आरंभ किया था, और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े अधिकारी यानी कि पेशवा तक वो बन चुके थे। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने निष्ठापूर्वक अपना बल का प्रयोग किया, यानी कि साहू के जितने भी दुश्मन थे उसको बालाजी विश्वनाथ ने बड़े ही निष्ठापूर्वक कुचलने का कार्य किया था। साथ ही यह कूटनीति में बेजोड़ था, यानी कि गजब की डिप्लोमेसी थी इनके पास, और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया। यानी अपनी कूटनीति से मराठा कई सरदार थे जो साहू से अलग थे, उनको भी जोड़ने का प्रयास बालाजी विश्वनाथ ने किया था। दूसरी चीज, साहू ने 1713 ईस्वी में पेशवा या मुख्य प्रधान का पद इनको दिया था। किनको? बालाजी विश्वनाथ को। पहले सेना कारते यानी सेना का संरक्षक, और बाद में हम पाते हैं कि इनको पेशवा बना दिया गया। कब? 1713 में। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू का और अपना आधिपत्य मराठा जो सरदार थे, उन जो मराठा सरदार जिनका अधिकांश जो हिस्सा था महाराष्ट्र पर कायम था, उनको पहले अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया। फिर महाराष्ट्र से बाहर यानी कर्नाटक और जो तमिलनाडु का एरिया है वहां भी कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में किया, लेकिन सबसे पहले जो महाराष्ट्र सीमा के अंतर्गत थे पहले उनको ही जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण इलाके पर उनके समय में राजा राम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथ में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री और सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। इतनी ज्यादा शक्तियां ले लिया ये, ठीक। वस्तुतः अगर देखा जाए तो वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया, ठीक है। आते हैं सीधा अब बालाजी बाजीराव पे। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया और मराठों की जो पताका थी वो कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराने का प्रयास किया, यानी कि कटक से अटक तक, ठीक। तो सीधा आ जाते हैं, इनको हटाते हैं और बालाजी या बाजीराव प्रथम पे आ जाते हैं। तो लिखेंगे बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के लिए विस्तार के लिए उत्तर की नीति अपनाई, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ने की नीति, यानी उत्तर दिशा की नीति का सूत्रपात किया, ठीक।
सूत्रपात किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मराठों की पताका अटक से कटक तक लहराने का कार्य। मराठा पताका अटक से कटक या कटक से अटक तक। ठीक है, कटक उड़ीसा और अटक पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा वो वाला इलाका, ठीक, वहां तक ले जाने का कार्य किया। इन्होंने पालखेड़ा का युद्ध जीतकर दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। प्रयास किया। ठीक है, मराठा शक्ति को दक्कन में स्थापित करने का प्रयास। ठीक है, फिर 1718 में निजाम और मराठों के बीच एक संधि हुई थी और वह संधि थी मुंशी गांव की संधि। ठीक है, मुंशी गांव की संधि कहा जाता है। ठीक है, निजाम और मराठा के मध्य यह संधि की गई थी। ठीक है, इससे भी उनकी शक्ति और सर्वोच्चता में वृद्धि हुई। बुंदेलखंड विजय के उपलक्ष्य में छत्रसाल ने पेशवा के सम्मान में जश्न का आयोजन किया था। जहां पेशवा बाजीराव पर हमला हुआ तब एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी ने उनकी रक्षा की थी। उस मस्तानी से इनका संबंध जोड़ा जाता है। बताया जाता है बाजीराव मस्तानी, जो आप पिक्चर देखते हैं, जिसमें बताया गया क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या इतिहास है, सब में बड़ा अंतर है। क्योंकि सब कहानियों को बाजार में एक स्टोरी फॉर्म में बेच देते हैं लोग, ठीक, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि एक बड़ा योद्धा है जिसको कहीं ना कहीं एक प्रेम सूत्र में बांध के दिखाने का प्रयास किया गया। ठीक, जबकि ऐसा था नहीं। कारण है, उसके कई कारण रहे होंगे। बुंदेलखंड विजय के उपलक्ष्य में हम पाते हैं कि बुंदेलखंड पर आक्रमण होता है और बुंदेलखंड का जो राजा छत्रसाल है अपनी रक्षा के लिए पेशवा से क्या करता है, गुहार लगाता है। और इसी बीच हम पाते हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम है और उन्होंने एक हिंदू होने के एवज में एक हिंदू राज्य की रक्षा का वचन दिया और उन्होंने छत्रसाल की रक्षा की। मूवी में आप जब देखते हैं, संजय लीला भंसाली ने जो मूवी बनाई है उसमें मस्तानी को छत्रसाल की पुत्री बताया गया है। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन इतना अवश्य था कि एक मुस्लिम नर्तकी थी जिसका नाम था मस्तानी और बाजीराव से उसका संबंध जोड़ा गया। ठीक, 1729 में इन्होंने बुंदेलखंड विजय किया था। 1729 में बुंदेलखंड विजय, बुंदेलखंड विजय किया। फिर 1733 में जंजीरा के सिद्धियों को पराजित किया। देखिए, जो जंजीरा के सिद्धि हमेशा से कलहपूर्ण व्यवहार रखते थे मराठों से, उनको एक झटके में जीत ले गए। यानी कि 1733 में जंजीरा के सिद्धियों पे विजय। सिद्धियों पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों पर हमला करने के लिए भेजा, जिसे बाजीराव ने भोपाल के युद्ध में पराजित किया और निजाम से 1738 में दुरई सराय की संधि कर डाली। ठीक है, कब? 1738 में। तो मुगल बादशाह
ने निजाम को मराठों पर हमला करने के लिए भेजा था। कब? 1737 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी लिख लेंगे कि 1737 में मुगल बादशाह ने मराठों पर हमला हेतु निजाम को भेजा। निजाम को भेजा और क्या किया गया? हम पाते हैं कि निजाम से पेशवा ने 1738 में दुरई सराय की संधि की, और बड़ी ही चालाकी से, ठीक है, बड़ी ही चालाकी से क्या किया? इन्होंने संधि किया और उसे अपने और मिला लिया, यानी दुरई सराय की संधि में। फिर 1738 में ही पेशवा ने गुजरात विजय किया था। गुजरात विजय, चूंकि यह एक योद्धा है, मैंने कहा 42 छोटी बड़ी लड़ाइयां और एक भी नहीं हारा। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एक बार एक मुगल बादशाह ने एक चित्रकार को भेजा और बोला कि जरा पता करके आओ कि ये बाजीराव कैसा दिखता है। चित्रकार ने चित्र बनाया और वो मुगल बादशाह के सम्मुख ले आके प्रस्तुत किया। चित्रकार के चित्र को जब उस मुगल बादशाह ने देखा तो वह व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ था, उसके पीठ के पीछे कटार लगी हुई थी और हाथों से वो बालियां मोड़ते हुए उन्हें कदम की बालियों को मसल रहा था और उसे खाते हुए दिखाया। बोला ये कौन दैत्य है, इससे जल्दी समझौता कर लो, ये हमें जीने नहीं देगा। सिर्फ चित्र से इतना भयान्वित हो गया था। जो बाजीराव का चित्र बनाकर चित्रकार जो प्रस्तुत किया, इसका विवरण बीएल ग्रोवर की पुस्तक में दिया गया है, कभी आप पढ़िएगा, वहां मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शनल का विषय नहीं है, जीएस का है, बहुत अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, 1738 में हम पाते हैं कि गुजरात विजय करता है। फिर हम पाते हैं कि 1740 में यह राबोर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1740 में राबोर नामक स्थान पर मृत्यु किसकी? पेशवा की, यानी कि बाजीराव प्रथम की। ठीक है, तो इसमें हमने ढेर चीजों को समझा कि क्या क्या इसमें हम लोग देखे हैं। तो मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने हेतु उत्तर दिशा की नीति का सूत्रपात किया। मराठा जो पताका थी इसको अटक से कटक तक लहराने का कार्य किया। साथ ही पालखेड़ा का युद्ध किया और युद्ध में जीतकर दक्कन में मराठों की शक्ति को स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर हम पाते हैं कि 1718 में मराठा तथा निजाम के मध्य एक संधि होती है और उसे मुंशी गांव की संधि कहा गया। ठीक है, फिर 1729 में बुंदेलखंड की विजय करता है। 1733 में जंजीरा के सिद्धियों पर विजय प्राप्त करता है। 1737 में मुगल बादशाह ने मराठों पर हमला हेतु निजाम को जब भेजा तो उसने क्या किया? निजाम को दुरई सराय, यानी कि 1738 में दुरई सराय की संधि के लिए विवश कर देता है। फिर हम पाते हैं कि 1738 में ही गुजरात विजय करता है और 1740 तक आते आते रावोर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। यह रावोर नामक जो स्थान है ये नर्मदा नदी के किनारे है, वहीं पर ये मर गया। ठीक है, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो अगला पेशवा था वो था, कहते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक, बालाजी बाजीराव नेक्स्ट पेशवा। देखिए यहां से दिया भी गया है बाजीराव प्रथम से निजाम से क्या संबंध है। गुजरात विजय, मालवा विजय, बुंदेलखंड विजय, दिल्ली पर आक्रमण और भोपाल का युद्ध और साथ ही बसीन की विजय। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और ब्रीफ करके समझ सकते हैं। ठीक, वही चीजें हैं, वही फैक्ट हैं जो मैंने बताया कि निजाम से क्या संबंध था। फिर गुजरात विजय जो करता है 1738 में, फिर मालवा की विजय, बुंदेलखंड विजय, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक यह विजय करता हुआ आगे बढ़ा। ठीक, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, मालवा और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति का क्या संबंध था, इसका जरा ये समझना होगा कि उस समय कि क्या
स्थिति रही होगी। ठीक, दूसरी चीज हम इसमें यह भी देख पा रहे हैं कि जो पूर्व और दक्षिण में मराठाओं का जो प्रसार हुआ वो किस तरीके से हुआ, या मराठा शक्ति कैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम पाएंगे कि निजाम से इसका भी युद्ध होता है और युद्ध किस स्थिति में पहुंचता है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेशवा बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव के पिता थे, जिनको भी मैंने कहा बाजीराव बल्लाड़, उनका मूल नाम था बाजीराव बल्लाड़। ठीक है, पेशवा बाजीराव का 40 वर्ष की अल्पायु में ही निधन हो गया। निधन के कारणों में बताया गया कि वह एक नर्तकी के प्रति आसक्ति रखा, शायद उससे प्रेम वियोग में उस अपने प्राण को त्यागा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि एक योद्धा था और युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ा था, कई लड़ाइयां ऐसी भी थी जहां उसे भी चोट चपेट लगी होगी, हो सकता है उसका भी एक कारण रहा हो, लेकिन मूल कारण क्या है ये आज तक इतिहास के लिए एक भ्रामक विषय बना हुआ है। ठीक है, पेशवा बाजीराव का 40 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया और उनके बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें इतिहास में नाना साहब कहा गया है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज कि इन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीजें मिलती हैं। वह पूरे, या कह लीजिए वह अपने पूरे पेशवा काल में अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के परामर्श और मार्गदर्शन पर निर्भर रहा। कौन? बालाजी बाजीराव। ठीक है, पिता के समान वह 20 वर्ष की अल्पायु में ही क्या हुआ था? पेशवा बना था। और इन्होंने 1750 ईस्वी में मराठा शासक राजा राम द्वितीय से संगोला समझौता भी करके संपूर्ण अधिकार स्वयं ले लिए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, संगोला की संधि कभी भी आती है 1750 की, तो इसका ध्यान रखना है कि संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, इसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनके काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ। तो यहां लिख लेंगे कि इनके काल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ। सर्वाधिक प्रसार हुआ। ठीक है, फिर हमने यह भी जाना कि इनके समय जो पहली जो विजय है, यानी मालवा और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति, ठीक, कैसे उदित हो रही है। देखिए, मराठा पहले से ही मालवा से चौथ लेते थे। ठीक, चौथ यानी कि भूमि उपज का 1/4 हिस्सा। ठीक, परंतु उनका नियंत्रण संपूर्ण नहीं था। ठीक, राज्य किसी का भी हो सकता है, पड़ोसी राज्य है, वहां से भी चौथ वो लेते थे। जयसिंह की मध्यस्थता में 5 जुलाई 1741 ईस्वी को मुगल सम्राट ने एक फरमान जारी कर दिया। मुगल सम्राट ने जब फरमान जारी किया तो फरमान द्वारा राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक, और पेशवा को नायब सूबेदार बना दिया गया मालवा का। ठीक, होता क्या है, इस प्रकार मालवा का प्रशासन, फौजदारी, न्यायालय सहित ये सब जो चीजें थी वो मराठों के हाथ में आ गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बड़ी ही आसानी से इन्होंने मालवा को जीत लिया। ठीक है, यानी कि मराठा पहले से ही क्या करते थे, यहां से चौथ वसूल करते थे। इस क्षेत्र से चौथ वसूल करते थे। ठीक, अब होता क्या है, हमने कहा कि परंतु उनका नियंत्रण संपूर्ण नहीं था। जय सिंह की मध्यस्थता में 5 जुलाई 1741 को
1741 को एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, और समझौता और संधि के तहत क्या किया गया, तो हमने कहा कि राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार बना दिया गया और उप सूबेदार पेशवा को नियुक्त कर दिया गया। ठीक, तो हम पाते हैं कि मुगल सम्राट ने एक फरमान जारी किया और फरमान जारी करके कहा कि राजकुमार अहमद मालवा का सूबेदार होगा। मालवा का सूबेदार राजकुमार अहमद उप सूबेदार, उप सूबेदार किसको, तो पेशवा को। जब पेशवा उप सूबेदार बन गया तो हम पाते हैं कि मालवा का प्रशासन, फौजदारी न्यायालय और जो प्रशासनिक कार्य थे वो मराठों के हाथ में आ गए। इस तरीके से मालवा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं बालाजी बाजीराव के हाथ में आ गया। ठीक है, मराठों ने 1742 में ओरछा के एक बुंदेला सरदार को भी परास्त कर झांसी पर अधिकार कर लिया। ठीक, 1742 में एक कांड किया कि इन्होंने 1742 में ओरछा के बुंदेला सरदार को पराजित किया। अब यहाँ पे ओरछा के बुंदेला सरदार को जब इन्होंने 1742 में पराजित किया तो क्या हुआ, झांसी पर इनका अधिकार हो गया, मराठों का। तो ओरछा के बुंदेला को पराजित किया और झांसी पे अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है, अब हम पाते हैं यहां से कि झांसी बुंदेलखंड में मराठा उपनिवेश बनकर रह गया। ठीक, झांसी जो था बुंदेलखंड में मराठाओं का उपनिवेश बनकर एक तरीके से रह गया। अब बात करते हैं पूर्व और दक्षिण में मराठा प्रसार की, कि पूर्व और दक्षिण में मराठा प्रसार किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूर्व और दक्षिण में मराठा प्रसार, सेकंड वाला जो हमारा है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, कि सेकंड जो साइन है ये क्या है, ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि तंजौर के मराठा सरदार कर्नाटक के नवाब हैं जिनका नाम था दोस्त अली से अप्रसन्न थे। ठीक है, बराड़ से, बगल में ही बराड़ है, तो बराड़ से रघुजी भोसले ने कर्नाटक के विरुद्ध एक अभियान भेजा ताकि दोस्त अली पर ठीक ठाक तरीके से काबू पाया जा सके। ठीक है, होता क्या है कि युद्ध में दोस्त अली मारा गया और उसके पुत्र ने संधि कर ली। मराठों ने त्रिचनापल्ली का घेरा डालकर दोस्त अली के जमाता चांदा साहब को बंदी बनाकर सत्तारा भेज दिया। ठीक, इसके पश्चात हम पाते हैं कि रघु जी ने, जो एक मराठा सरदार थे, पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा से चौथ की मांग की। अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को इस उद्देश्य हेतु भेजा भी। नवाब अलीवर्दी खान ने भास्कर राव को धोखे से 1744 में मरवा दिया। ठीक, फलस्वरूप रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और न केवल आक्रमण किया बल्कि बंगाल में एक बड़ी लूटपाट को भी अंजाम दिया गया। अलवर्दी खान को बाध्य होकर 1751 में उड़ीसा मराठों को देना पड़ा और बंगाल और बिहार से लगभग 12 लाख रुपए का वार्षिक कर चौथ के रूप में देना पड़ा। ठीक, तो इस तरीके से हम पाते हैं कि पूरब और दक्षिण में मराठों का प्रसार
देखा जा सकता है। यानी दक्षिण में यानी दोस्त अली के जमाता चांदा साहब को बंदी बना लेना, और पूरब में हम पाते हैं कि अलवर्दी खां को नियंत्रित करना। यानी यहां पर हम देखें कि अलवर्दी खां के जो जमाता है चांदा साहब, उनको बंदी बनाया गया, और न केवल बंदी बनाया गया वरन बंदी बनाकर उनको कहां, सत्तारा भेज दिया गया। ठीक इस तरीके से हम पाते हैं कि बालाजी बाजीराव ने पूरब और दक्षिण को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक, अब निजाम से युद्ध। निजाम चूंकि दक्षिण में एक बड़ी शक्ति के रूप में निजाम था, तो निजाम से युद्ध के क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो हम पाएंगे कि निजाम से युद्ध 1745 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में निजामुल मुल्क, जिसका उपाधि आसफ जाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध छिड़ गया। जब आसफ जाह या निजामुल मुल्क, जिसे चिनकलिश खां कहते हैं, दक्कन की लोमड़ी जिसको कहा जाता है, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अब गृह युद्ध की स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि उत्तराधिकार का नियम क्लियर नहीं था। दूसरी चीज, और पेशवा को खानदेश और बराड़ में अपना अधिकार स्थापित करने का अवसर मिल गया इसी बीच। अंततः 1752 ईस्वी में एक संधि की गई जिसका नाम था भलकी की संधि। भलकी की संधि से हम पाते हैं कि बराड़ का आधा भाग निजाम ने मराठों को दे दिया। ठीक है, यानी 1752 में भलकी की संधि, 1752 में भलकी की संधि, इस संधि के तहत निजाम को बराड़ का आधा भाग मराठों को देना पड़ा। ठीक है, भलकी की संधि के तहत क्या किया गया? उनको आधा भाग देना पड़ गया। अब यहां भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं मराठों को लाभ ही हुआ। ठीक है, सितंबर 1757 ईस्वी में निजाम से पुनः सिंध खेड़ में भीषण युद्ध हो गया। कब? 1757 में। क्या? 1757 में निजाम व मराठों के मध्य, निजाम व मराठों के मध्य एक अन्य युद्ध हो जाता है। ठीक है, एक अन्य लड़ाई लड़ते हैं, और इस लड़ाई में हम पाते हैं कि सब इसको कहते हैं सिंध खेड़ का युद्ध। किसको? इसी को मध्य सिंध खेड़ का युद्ध, सिंध खेड़ का युद्ध। चूंकि आप देख रहे होंगे कि बार बार निजाम और मराठे आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, और दक्कन की स्थिति में निजाम भी खुद को बहुत प्रभुत्वशाली बनाने पे तुला हुआ था कि ताकि मराठों को नियंत्रित कर सके। और मराठे जानते थे कि अगर दक्कन से निजाम का सफाया हो गया तो यहाँ पर निर्विवाद रूप से वो मराठा राज्य को स्थापित करने में सफल रहेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में 1757 ईस्वी में निजाम से सिंध खेड़ में भीषण युद्ध हुआ। निजाम ने बाध्य होकर 25 लाख रुपया वार्षिक कर देने योग्य प्रदेश, साथ ही नाल दुर्ग समेत जो क्षेत्र था वो मराठों को दे दिया कि मराठे कम से कम इससे प्रसन्न हो जाएं। तो क्या 25 लाख रुपए वाला जो वार्षिक जो कर के रूप में, जो चौथ के रूप में जो क्षेत्र था वो ले लिया गया। साथ ही हम पाते हैं कि नाल दुर्ग जो था ये भी मराठों को दे दिया गया। दिसंबर 1759 ईस्वी में पुनः युद्ध छिड़ गया, और जनवरी 1760 में हुए उदगीर के युद्ध में निजाम की करारी हार हुई फिर से। यानी कि लगातार युद्ध चला, 59 में भी, 60 में भी। ठीक है, तो पाते हैं कि उदगीर के युद्ध में निजाम की करारी पराजय हुई, और मराठों ने 60 लाख रुपया वार्षिक कर के प्रदेश, जिसमें अहमदनगर शामिल है, जिसमें दौलताबाद शामिल है, बुरहानपुर शामिल है, बीजापुर शामिल है। यानी कह सकते हैं अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर जो 60 लाख वार्षिक कर, जहां से चौथ आ सकता था, उनको प्राप्त किया। यानी हम देखते हैं कि निजाम से युद्ध में भी मराठे
या बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठे क्या रहे, सफल रहे एक क्षेत्र को क्या करने में, लेने में। ठीक, अब मराठों का पंजाब तथा दिल्ली में उलझना ये क्या है, ठीक है, और उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, जरा सा समझते हैं, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध भी बालाजी बाजीराव के समय ही संपन्न हुआ। ठीक, देखिए मराठों का पंजाब और दिल्ली में उलझना, जरा इनको समझ लेते हैं, ये क्या है। देखिए मराठों का पंजाब और दिल्ली में उलझने का जो प्रारूप होता है वो कुछ इस तरीके से तैयार होता है कि 1757 ईस्वी में रघुनाथ एक राव हैं जो मराठा सरदार थे, रघुनाथ राव के एक सेना के साथ क्या करते हैं, एक टुकड़ी के साथ, मराठा टुकड़ी के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। मुगल बादशाह ने मराठों से संधि कर ली और उसके सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के जो प्रतिनिधि था जिसका नाम था नजबुद्दौला, नजबुद्दौला को उन्होंने मीर बख्शी का एक पद प्रदान किया। ठीक है, या मीर बख्शी के रूप में चुना गया। ठीक है, 1757 में मैंने बता रहा था कि रघुनाथ राव एक सेना के साथ दिल्ली पहुंचता है जो मराठा सरदार है। मुगल बादशाह ने मराठों से संधि कर ली और उसके सहयोग से अहमद शाह अब्दाली का जो प्रतिनिधि था जिसका नाम था नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया। मार्च 1758 ईस्वी में रघुनाथ राव और पंजाब की ओर बढ़ता है और अब्दाली का पुत्र जो था जिसका नाम था राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल देता है। ठीक, जब राजकुमार तैमूर को, अब्दाली के पुत्र को पंजाब से निकाल दिया गया और पंजाब का जो क्षेत्र था वो अब्दाली के अधीन था और वहां का गवर्नर उसने अपने पुत्र को बना रखा था। ठीक, जब उससे निकाल दिया तो मराठे इसके बाद अटक तक पहुंच गए क्योंकि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। फिर हम पाते हैं कि उन्होंने अदीना बेग खां, एक नाम है अदीना बेग खां को 75 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसने? मराठों ने। अदीना बेग की मृत्यु के पश्चात साबाजी सिंधिया ने यह पद संभाल लिया, यानी मराठा सरदार ने डायरेक्ट पंजाब के राज्य को हस्तगत करने की सोची। पहले तो अब्दाली के पुत्र तैमूर को हटाया, फिर एक आदिना बेग खां है उसको पंजाब का उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। जब आदिना बेग खां मर गया तो सीधा उन्होंने अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने साबाजी सिंधिया को यह पद दे डाला। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के इस कृत्य को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसे चुनौती के रूप में समझा। नजबुद्दौला और बंगाल के पठानों ने अब्दाली को प्रेरित किया कि वह दिल्ली से काफिरों को निकाल दे, यानी कि दिल्ली पर या मुगल बादशाह के ऊपर जो काफिरों का प्रभाव है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, उसे निकाल दे। नजबुद्दौला ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, साथ ही रूहेला जो एक सरदार था जिसको हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं, हाफिज रहमत खां, साथ ही सादुल्ला खां और एक और है दुद्दी खां का समर्थन भी दिलवाया। यानी अब्दाली भारत पे आक्रमण करने से पहले ही कई भारतीय जो क्षेत्रीय शासक, मुस्लिम शासक थे, उनका समर्थन ये क्या था, प्राप्त कर चुका था। दूसरी ओर गाजिउद्दीन ने 30 नवंबर 1759 ईस्वी को सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया। इसी कारण अब्दाली गाजिउद्दीन को दंड देना चाहता था। ठीक, सिडनी ओवन एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुस्लिम होने के कारण मराठों के साथ सहधर्मियों के विरुद्ध अभियान का विरोधी था, अतएव उसने युद्ध का निश्चय किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। हम जानते हैं कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ उस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। ठीक, बालाजी बाजीराव के समय घटने वाली यह एक प्रमुख घटना थी। ठीक, तो मराठों का पंजाब और दिल्ली में जो उलझन हुई
उसको अभी आप देखें कि मराठों का पंजाब और दिल्ली में क्या उलझन है। ठीक, मैंने कहा कि पंजाब पर जो पहला अधिकार है किसका है, तो हम पाते हैं कि पंजाब में पूर्व से अहमद शाह अब्दाली का पुत्र जिसका नाम था राजकुमार तैमूर को हटा दिया, और न केवल हटाया वरन हम यह भी जानते हैं कि न सिर्फ हटाया बल्कि हटाने के साथ ही उसकी जगह पर उन्होंने एक नवीन सरदार को ला कर रखा जिसका नाम था आदिना बेग खां। क्या नाम था? तथा आदिना बेग खां पंजाब का गवर्नर बना दिया। आदिना बेग खां की मृत्यु के बाद जब आदिना बेग खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हम पाते हैं कि एक मराठा सरदार को ही वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया। और मैंने बताया था अभी कौन मराठा सरदार है जिसको वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो आपको बताया था अभी सिंधिया। एक सिंधिया नाम मैंने बताया था कि सिंधिया को क्या करता है, वहां का गवर्नर नियुक्त कर देता है। ठीक है, कौन सिंधिया है? साबाजी सिंधिया। कौन सा सिंधिया है? साबाजी सिंधिया। अब ये घटना जो हुई, यही चीज अहमद शाह अब्दाली को खटक गई कि इसने मेरे पुत्र को हटा दिया और वहां पर एक चुनौती मान लिया गया। इसीलिए सिडनी ओवन ने कहा है कि अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुस्लिम होने के कारण मराठों को या मराठों के अपने सह धर्मियों के विरुद्ध अभियान का विरोधी था और अतएव उसने युद्ध का निश्चय किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। बालाजी बाजीराव के समय घटने वाली यह प्रमुख घटना ठीक है। दूसरी चीज यहां से हम देखेंगे कि यह युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अब्दाली के मध्य हुआ। तो लिख लेंगे मराठों तथा अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए इस युद्ध से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस युद्ध में अब्दाली विजयी रहा और मराठे खत्म हो गए, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो गए। एक स्टेटमेंट आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह नहीं बताया कि भारत पे कौन राज करेगा, बल्कि उसने यह बताया कि भारत पे कौन राज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि यहीं से मराठों का पतन शुरू हो गया। और हम पाते हैं कि 1759 के अंतिम दिनों में अब्दाली ने सिंधु पार की और पंजाब को जीत लिया। साबाजी और दत्ताजी सिंधिया उसे रोकने में असमर्थ रहे और दिल्ली की ओर लौट गए। दिल्ली की तरफ लगभग 10 मील दूर बराड़ी का एक घाट है। बराड़ी घाट के छोटे से युद्ध में दत्ताजी मारे गए। ठीक, पानीपत का युद्ध होने से पहले ही बराड़ी घाट का युद्ध हुआ था जिसमें दत्ताजी शहीद हो गए या मार दिए गए। ठीक, फिर जंकोजी सिंधिया तथा मल्हार राव होलकर
भी अब्दाली को रोकने में असमर्थ रहे। फिर पाते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजा। भाऊ ने 22 अगस्त 1760 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में दोनों पक्ष के बीच युद्ध हुआ। मराठे पराजित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार जयंत सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं था जो इस युद्ध में जिसका कोई न कोई सगा संबंधी न खोया हो, या कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसका सर्वनाश नहीं हुआ हो। इस युद्ध में नजमुद्दौला ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खां के साथ अब्दाली को समर्थन दिया था। तो अब्दाली को समर्थन देने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें नजमुद्दौला, साथ ही अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रूहेला सरदार हाफिज अहमद खां, साथ ही सादुल्ला खां, ये अब्दाली के समर्थक रहे। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे, समझते हैं ना वो बात, वही चीज यहाँ पे लागू होती हुई दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जाट नेता जो है सूरजमल, साथ ही राजपूतों और सिखों ने भी मराठों का साथ नहीं दिया था। अगर जाट नेता सूरजमल या राजपूत या सिख मराठों का साथ देते तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन ये साथ न देने का पीछे का कारण सिर्फ यह था, जाट नेता सूरजमल ने इसलिए साथ नहीं दिया कि उसका युद्ध शैली पे मतभेद हो गया सदाशिवराव भाऊ से। वो सूरजमल छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला पद्धति का समर्थक था कि हम युद्ध करेंगे जब भी तो हम छापामार या गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करेंगे, जबकि सदाशिवराव भाऊ सीधा मराठा आर्मी को जो कि युद्ध में या युद्ध के मैदान में जो सीधा युद्ध लड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं थी, उसको सीधा युद्ध के लिए उतार दिया। जबकि हम जानते हैं कि मराठा जब भी वॉरियर रहे हैं, ये छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत ही माहिर थे। उसके उलट उसने उन वीरों को मैदानी क्षेत्र में आमने सामने उतार दिया, जिससे उन्हें बहुत जल्दी पराजय का सामना करना पड़ा। मल्हार राव एक व्यक्ति है जो युद्ध से भाग गया था। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि कौन सा व्यक्ति है युद्ध से भागा था, तो मल्हार राव होलकर यह युद्ध से भाग गया। युद्ध में पेशवा का पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार, साथी तुकोजी सिंधिया, पिल्ले जी, जिनको पिल्ले जी जादव कहते हैं, जैसे 27 महान सरदार, सैकड़ों की संख्या में छोटे और बड़े 28,000 मराठा सिपाही खेत हो गए, यानी कि युद्ध में मारे गए। पानीपत में युद्ध के हार के कारणों में से मराठों की बनी बनाई प्रतिष्ठा क्षति पहुंची उसको, या वो क्षतिग्रस्त हुई। साथ ही इब्राहिम खां गारदी का भारी तोपखाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, जबकि अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। तो यहां पर सवाल 2-3 तरीके से बनता है। पहला सवाल कि अहमद शाह अब्दाली का साथ इस युद्ध में किसने दिया, तो हम कहते हैं अवध का नवाब। यहां लिख लेंगे अब्दाली का साथ देने वाले, साथ देने वाले भारतीय शासक। ठीक है, ठीक है, अब्दाली का साथ देने वाले जो भारतीय शासक थे उनमें हम पहला नाम लेते हैं कि नजमुद्दौला। कौन? नजीबुद्दौला। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि अवध का एक नवाब है जिसका नाम है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ठीक, फिर एक रूहेला सरदार था जिसका नाम था सरदार हाफिज रहमत खान। सरदार हाफिज रहमत खां, यह भी साथ दिया। साथ ही इसका एक अन्य सहयोगी भी है जिसका नाम है सादुल्ला खां। सादुल्ला खां,
सादुल्ला खां, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अब्दाली का साथ दिया। वहीं मराठों का साथ देने वाले में कौन नहीं थे, तो हम कहते हैं कि मराठों का साथ नहीं दिया, मराठों का साथ नहीं दिया, तो हम जानते हैं इसमें जाट थे, जाट नेता सूरजमल। ठीक, दूसरा इसके हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे राजपूत और सिख, राजपूत और सिख, इन लोगों ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। ठीक, इस युद्ध में मराठा सेना का जो तोपखाने का जो नेतृत्व कर रहा था वो एक मुस्लिम अधिकारी था, उसका नाम था इब्राहिम खां गारदी। क्या नाम था? इब्राहिम खां गारदी। मराठा तोपखाने नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया है, गारदी ने किया। ठीक है, इब्राहिम खां गारदी ने किया। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से एक सरदार है जो युद्ध भूमि से ही भाग गया, मराठा सरदार। उसका क्या नाम है? तो मल्हार राव होलकर, जो युद्ध भूमि से भाग गया था, वो मराठा सरदार था। जब देखा कि हम पराजित हो रहे हैं तो वो वहां से निकल भागा। गारदी, इब्राहिम खां गारदी ने मराठों तोपखाने का नेतृत्व किया और बड़ी ही वीरता से लड़ा भी। गारदी हैदराबाद के निजाम की सेना में बुस्सी के अधीन लड़ने के पश्चिमी तरीकों से प्रशिक्षित हुआ था और मराठों को इस बात का विश्वास था या भान था कि वह यूरोप की तकनीक से प्रशिक्षित है, तो शायद वह तोपखाने का बेहतर प्रयोग करके वो मराठों को जीत दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे उसके उलट होता है कि ऊंटों पर रखे हुए घूमने वाले तोपों ने, जिनका प्रयोग अहमद शाह अब्दाली ने किया था, वो बड़ी आसानी से मराठों को पराजित करने में सक्षम हुए। इस युद्ध में पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में ही उसकी मृत्यु हो गई। पेशवा को सूचना व्यापारियों द्वारा मिली कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए हैं, सोने और चांदी और तांबे की सिक्कों की तो बात क्या कही जाए। ठीक है, इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था उनका नाम था पंडित काशीराज। ठीक, पंडित काशीराज युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे ये। ठीक, पंडित काशीराज। कई बार पूछता है कि इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन है, तो पंडित काशीराज इसके प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं या उनको जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या था। पानीपत के युद्ध के प्रभाव पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। मतभेद इतना है कि कहते हैं कि पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया था कि कौन भारत पे राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पे राज कौन नहीं करेगा। ठीक है, मराठा इतिहासकारों के अनुसार मराठों ने लगभग 75,000 सैनिकों के अतिरिक्त राजनीतिक महत्व का कुछ नहीं खोया। मराठा इतिहासकार कहते हैं कि हमने, मराठे लोगों ने या मराठा मानुषों ने 75,000 सैनिकों के अलावा कुछ नहीं खोया, सारी इज्जत बरकरार रही। वहीं अब्दाली को भी इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। जीएस सरदेसाई एक बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध स्थल में मराठों के सैन्य बल की इतनी अधिक क्षति हुई कि इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने कुछ भी निर्णय नहीं किया। एक अन्य लेखक हैं सिडनी ओवन, वो भी इस युद्ध के विषय में लिखते हैं कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि वह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं था, परंतु इतना भली भांति कुचला गया था कि अल्लाह निपटने के लिए तैयार थे। ठीक, पंडित काशीराज के शब्दों में, ठीक, पंडित काशीराज के शब्दों में पानीपत का तृतीय
युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध किया हुआ। और भारत में या भारत पर कौन और भारत में या भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया गया कि शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया गया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठे शासन नहीं करेंगे। इस बात को भी पंडित काशीराज ने ही कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध ने भारत में या भारत में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था उसमें एक अन्य प्रतिद्वंदी को ला खड़ा किया। वास्तव में यह युद्ध का सीधा परिणाम था। अतः भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया गया और मराठों की पराजय सिख राज्य के उदय में सहायक बन गई। ठीक है, यह भी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मराठों की जो पराजय थी वो सिख राज्य के उदय में सहायक हुई। दूसरा, यह दैत्य तब तक सोया रहा, हालांकि ये प्रतिभावान दैत्य है मराठों के लिए। एक शब्द जो सर सिडनी ओवन ने प्रयुक्त किया कि यह तब तक सोया रहा जब अंग्रेज जब जागृत हो गए थे, यानी कि जब यह जगा मराठा तो देखा कि अंग्रेज अपनी सत्ता चारों तरफ आगे बढ़ा चुके थे। इसके आगे के जो कुछ मराठे हैं, जैसे इनको हटाता हूं, सीधा आते हैं माधव नारायण राव और अंग्रेज और मराठा संघर्ष। इसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल माधव राव को 1761 से 72 तक देखेंगे, फिर 72 से 73 नारायण राव को देखेंगे, फिर माधव नारायण राव को 1774 से 95 तक देखेंगे।